हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और आज की इस लेक्चर में जो हम स्टडी करने वाले हैं एरर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स का। ओके, तो चलिए जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये एरर क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ सोचिए बच्चों कि जब भी हम फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हमारे दिमाग में जो कितने बातें आती है, कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, जैसे लेंथ की, स्पीड की, मास की, तो हमारे दिमाग में ये 3 क्वेश्चन हमेशा जरूर बनेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और क्यों होती है, उसका रीजन क्या है। फिर थर्ड फैक्टर आता है जो कि उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमने कहा कि व्हीकल किसी स्पीड से चल रहा है ना, या व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे दिमाग में बात ये आएगी कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस से पॉइंट ए से बी तक आता है, तो फिर हम क्वेश्चन बनेगा दिमाग में कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो जब हम यही जानने के लिए जो कि किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए जो हम उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इस मेजरमेंट को, ठीक है, कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना, इस मेजरमेंट हम किन बेसिस पर करते हैं, या मेजरमेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए जो सबसे पहली बात जो हम बात करते हैं कि हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट से यूज करने के बाद मतलब हमारे पास जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से होती है कि हमें उसकी रीडिंग डायरेक्ट मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट से। जैसे एग्जांपल के लिए हमें इस रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम थर्मोमीटर लाएंगे, थर्मोमीटर में डायरेक्ट हमको इस रूम का टेम्परेचर मेजर हो जाएगा, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। या ठीक है, दूसरा जो अगर हमने कहा कि कोई व्हीकल, है ना, ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड डायरेक्टली जो हमारे पास स्पीडोमीटर में दिख जाएगी, या फिर हम किसी न किसी फॉर्मूले की हेल्प से उसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ, डिस्टेंस, ये सब फॉर्मूला लगाकर, है ना। तो हम मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, या कोई ना कोई जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मूला या कोई ना कोई प्रिंसिपल या कोई ना कोई थ्योरी जो हम यूज कर रहे होते हैं, थ्योरी, फॉर्मूला, है ना, या ठीक है, या कोई टेक्निक जो हम उसको यूज कर रहे होंगे मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और थर्ड जो, ठीक है, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हम मेजरमेंट किस एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, जो है ना, एनवायरमेंटल बोल सकते हैं, जो हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब क्या, किस, जैसे हमने कहा जो कि हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो आसपास का वहाँ प्रेशर क्या हुआ होगा, वहाँ का टेम्परेचर उस टाइम क्या हुआ होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल फैक्टर, या दूसरा कुछ कहे तो कुछ पर्सनल, ठीक है, फैक्टर्स भी होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स मतलब जो ये रिलेटेड होते हैं किससे, ऑब्जर्वर से, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो वैल्यू को मेजर कर रहा है ना। और कुछ अनवांटेड होते हैं जो इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर, है ना, कुछ अनवांटेड फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, या जिन्हें हम अननोन फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट को अफेक्ट करने वाले जो ये फैक्टर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, है ना, कौन सा यूज कर रहे हैं, किस तरह का यूज कर रहे हैं, थ्योरी, क्या फॉर्मूला लगाया, कौन सी टेक्निक लगाई, ठीक है, किस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, किस ऑब्जर्वर के थ्रू मेजरमेंट ली जा रही है, और कुछ अनवांटेड या अननोन फैक्टर जो एक मेजरमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब जो हम कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस मेजरमेंट में जो, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास डिफरेंस आता है। डिफरेंस भी ये है कि जो एग्जांपल से हम समझे, जैसे हमने कहा कि हमें इस चौक की जो कोई ना कोई डायमीटर, इस चौक की अगर हम डायमीटर की बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें, तो इस चौक के पास कोई लेंथ है, इस चौक के पास कोई डायमीटर है, इस चौक के पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका कोई अपना एक वॉल्यूम है। तो इसका जो डायमीटर या इसका कोई लेंथ की अगर हम बात करें तो वो एक फिक्स्ड होगी। इस केस में अगर वो इसी को इसमें रहा, जो इसी कंडीशन में रहा, तो उसकी जो डायमीटर है वो उसकी कोई ना कोई अपनी एक वैल्यू होगी, है ना। और उसकी लेंथ की बात करें तो उसकी अपनी एक कोई ना कोई एक लेंथ होगी। तो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट जो, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की पास जो वैल्यू होती है उसे हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं, उसे हम उसकी ट्रू वैल्यू कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट बात कर रहे हैं जो किसकी, ट्रू वैल्यू की। ओके, ट्रू वैल्यू से मतलब जो एग्जैक्टली उसकी होगी, जैसे हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई एक लेंथ होगी, वो उसकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी। दूसरी बात जो अब हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या किसी फॉर्मूले की हेल्प से हम जब इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
तो हम इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो उस वैल्यू को जो हम क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ दो वैल्यू की बात कर रहे हैं जो, एक तो ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये इस मेजर वैल्यू की, है ना, मेजर्ड जो वैल्यू है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। इस मेजर्ड वैल्यू को अफेक्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है, किस फॉर्मूले से निकाला गया है, किस एनवायरनमेंट में मेजर किया है। तो इस तरह से जो इस मेजर्ड वैल्यू की जो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा और उस फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू होगी उसमें हमेशा हमारे पास कोई ना कोई डिफरेंस जरूर मिलेगा। ओके, तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। जो एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐसे समझे जो, जैसे मान लीजिए जो कि हमारे पास जो, ठीक है ना, कोई इस ऑब्जेक्ट की हमको मान लो चौक की डायमीटर हमको मेजर करनी थी, ठीक है ना। तो हमने मीटर स्केल का यूज किया। मान लो हमको उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, जो हम कॉमन यूज करते हैं स्केल, उसकी बात कर रहे हैं। तो मीटर स्केल से जो हमने यहाँ पर, ठीक है, मेजरमेंट ली, और मेजरमेंट लेने पर जो हमको यहाँ पर उसकी वैल्यू मिली लेंथ की, है ना, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये मालूम है कि हमारी मीटर स्केल डेसिमल की सिर्फ 1 पोजीशन तक ही, ठीक है ना, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तक ही मेजरमेंट ले सकती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा है। तो उसने हमको उसकी लेंथ इतनी बता दी। अब मान लो जो कि हम यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते जो कि उसकी लेंथ एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर ही है, हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते, ये जो हमारा लास्ट डिजिट है, ठीक है। ठीक एग्जांपल के लिए अगर हम इसी को वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेते हैं या वर्नियर स्केल से, तो वर्नियर स्केल इसकी लेंथ हमें इतनी मेजर करके दे देता है। मतलब अब यहाँ देखिए, जो पहले हमें लग रहा था लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया तो उसने हमें इतनी लेंथ दे दी, ठीक है। अब हम मान लो कि हम इसे स्क्रू गेज से मेजर कर लेते हैं, तो स्क्रू गेज ने इसकी लेंथ हमें 2.52 ये 3 सेंटीमीटर ऐसे दे दी। स्क्रू गेज डेसिमल के 3 डिजिट बाद तक मेजरमेंट ले सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं, एक्चुअल में इसकी जो डायमीटर होगी, ठीक है, वो एक्चुअल में कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट बदल बदल कर उसकी डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास हमें उसकी डिफरेंट वैल्यू नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है और जो, ठीक है, ट्रू वैल्यू है, इसमें हमें कुछ ना कुछ एक डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो 3 रीडिंग आ गई, तो इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो कुछ ना कुछ अलग जरूर होगी। अगर हम यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं, मान लो कि एक और इंस्ट्रूमेंट ले लिया हमने, एक्स कोई भी हो, जो डेसिमल के 4 डिजिट तक बात तक मेजर करता है, तो उसने जो हमको ये वैल्यू लाकर दे दी, ठीक है। तो हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट या एनवायरनमेंट या कोई अदर फैक्टर जो अभी हमने देखे यहाँ पर, उन अदर फैक्टर के बेसिस पर ये जो मेजर्ड वैल्यू है, इस मेजर्ड वैल्यू की जो हमको वैल्यू मिलेगी जो, ठीक है, वो कुछ एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से हमेशा डिफर करेगी, डिफरेंट होगी। तो इस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, जो उनमें जो डिफरेंस आया है, उसी डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। या और अदर लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं, इस मेजर वैल्यू में हमें एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, एक अनिश्चितता नजर आ रही है ना। ये फिक्स नहीं है जो मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं। हमने कहा हम एक नया इंस्ट्रूमेंट और ला लेते हैं तो वो कुछ एक डिजिट और बढ़ा के दे देगा। तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट के बारे में हम फिक्स्ड नहीं बोल सकते, हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि उसकी वैल्यू 2.5 ही होगी। जैसे मीटर स्केल से हमने मेजर किया तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उस चौक की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। तो हम किसी भी एक मेजरमेंट के बारे में जो किसी भी एक मेजर्ड वैल्यू के बारे में हम ठीक है सर्टेन नहीं हो सकते, उसमें एक अनसर्टेनिटी होगी। उसी अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो उस तरह से एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। या दूसरे तरीका जो हमने देखा, जो ट्रू वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है, उसमें एक डिफरेंस आता है हमेशा, तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, अब एक बात और ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर एक क्या बात कही कि जब हम कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो मेजरमेंट में जो हमारे पास एक अनसर्टेनिटी होती है, हम उसे एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं मेजर कर पाते। तो फिर बात ये आती है कि जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं, है ना, तो मेजरमेंट से हम ट्रू वैल्यू नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो फिर हमने उसकी ट्रू वैल्यू को डिसाइड कैसे किया कि ये उसकी ट्रू वैल्यू होगी। ओके, तो इस ट्रू वैल्यू को जो, ठीक है, हम किस तरह से निकालते हैं,
ठीक है ना। और ट्रू वैल्यू हम किसको मानते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और कई सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस का हम मीन निकालते हैं, तो वो जो मीन होगा उसी मीन को हम कौन सी वैल्यू मानकर चलते हैं, ट्रू वैल्यू मानकर चलते हैं ना। जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो बनेगा, जो अभी हम दो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, दो बातें से मतलब हम क्या कह रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी कोई एक ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है, जो उसकी बाय नेचर बाय डिफॉल्ट होगी। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जब हम मेजर कर रहे हैं तो हम कभी भी ट्रू वैल्यू को बराबर मेजर नहीं कर सकते। तो फिर बात ये आ रही कि हमको ट्रू वैल्यू पता कैसे चली, हमने किसको ट्रू वैल्यू माना। तो हम क्या कहेंगे बेटो, जब हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस का हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो जो मीन आता है, जो एवरेज आता है, उसी को हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू मानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की जिनकी वैल्यू x1 x2 x3 इस तरह से आई थी, तो यहाँ पर इनका जब हम एवरेज ले लेंगे तो इनका जो मीन निकाल लेंगे, ठीक है ना, कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो इसी को हम उसकी क्या कहेंगे, इसी को हम उसकी ट्रू वैल्यू कहेंगे। ओके, तो ये ट्रू वैल्यू जानने का तरीका है। अब दूसरी बात तो यहाँ पर, ठीक है ना, कि जब हमें ट्रू वैल्यू मालूम हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं क्यों, है ना। तो बात वही है, जो ट्रू वैल्यू मेजर करने के लिए ही, जानने के लिए हम डिफरेंट क्या करते हैं, मेजर करते हैं और उसी का एवरेज या मीन निकाल कर हम ट्रू वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये रहेगा जो हमारे पास एरर, एरर मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, या हम कहें तो डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, अब एरर का जो कैलकुलेशंस है न्यूमेरिकली, ये सारी बातें हम इनके बाद में सब डिस्कस करेंगे, पहले हम उनका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर से मतलब यहाँ पर देखिए जो कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस मेजरमेंट में एरर आने के कुछ कॉजेस होते हैं। जैसे अभी हमने लिखा तो यहाँ पर ये फैक्टर्स हमने देखे थे, तो हो सकता है तो यहाँ पर कि जो एरर आ रही हो उसका कॉज क्या है, इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही हो, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत बन गया हो, या इंस्ट्रूमेंट पे मार्किंग कैलिब्रेशन गलत हुआ हो, या उसका जीरो गलत जगह पर पुट हो गया हो। तो इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट के कारण भी एरर डेवलप प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा जो यहाँ पर हम, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, थ्योरी या फॉर्मूला, ठीक है, या हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो इस तरह से, या हम कहें तो कि ठीक है कोई पर्सनल, है ना, ऑब्जर्वर के कारण जो मतलब एरर आने के हम कॉजेस देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकता है, थ्योरी जो हम थ्योरी यूज कर रहे हैं हो सकता है वो अभी इनकम्प्लीट हो, उसमें कुछ चेंजेस आना बाकी हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमारा यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले में जो और चेंजेस पॉसिबल है, ठीक है। ये जो टेक्निक है हमारी टेक्निक गलत है, हम गलत कंडीशन में कुछ अब मेजरमेंट ले रहे हैं, या पर्सनल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जर्वर है उसके खुद के कारण भी एरर आ सकती है, उसके देखने में डिफरेंस आ गया, रीडिंग लेने में डिफरेंस आ गया, इस तरह से। ओके, या फिर हम कहें तो कि कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं, जो है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम कहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मीनिंग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ऐसे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारी मेजरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये तो ऐसे फैक्टर हो गए जिनका हमें नॉलेज है, हमें जिनके बारे में पता है कि इंस्ट्रूमेंट के कारण आई है, इंस्ट्रूमेंट में हमको पता होता है कि इसमें कोई गलती है ना, या हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें हमें ऐसे चेंज करके लगाना पड़ेगा तब हमारा आंसर सही आएगा, ऐसा, ठीक है, या पर्सनल एरर कोई गलती हो गई हो, तो ये जो, ठीक है, ये कुछ एरर के क्या हो गए, कॉजेस हो गए, ठीक है, ये एरर के कुछ कॉजेस हो गए। और कुछ, ठीक है, विदाउट कॉजेस भी, जिनके कॉजेस हमें मालूम नहीं होते, ठीक है, विदाउट कॉजेस, ठीक है, या अनवांटेड बोल दे बेटा हम, ठीक है, या अननोन कॉजेस। तो इस तरह से जो एरर आती है उस एरर के पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, या उसका जो कोई कॉज नहीं होगा, एक रैंडम उसका हम कहें जो, ठीक है, अननोन कॉजेस रहेंगे जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होगा। तो इस बेसिस पर हम एरर्स को और क्लासिफाइड करते हैं जो टू टाइप्स में, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो किसके थ्रू आती है, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब जिनके कॉजेस हमें पता हो, है ना, एरर अराइजेस ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट
एक्सटर्नल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक्स, और या पर्सनल एरर। ठीक है, तो इस तरह से जो एरर मेजरमेंट में आएगी, उन मेजरमेंट को जो हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर, है ना। अभी हम उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जो अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सिस्टमेटिक एरर है, मेन है रैंडम एरर। ओके, तो सिस्टमेटिक एरर जिन बेसिस पर आती है, उस बेसिस पर हम इसको और चार पार्ट में चार टाइप की बोल देते हैं। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आती है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सटर्नल रीजन के कारण आती है तो एक्सटर्नल एरर, और इम्परफेक्ट टेक्निक के थ्रू आएगी तो इम्परफेक्ट, है ना, ये सब हम कहेंगे। और अगर पर्सनल कॉजेस के थ्रू आएगी तो पर्सनल एरर। तो सिस्टमेटिक एरर हमारी 4 टाइप की और हो जाएंगी। फिर उसमें जो हमारी फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, उस इंस्ट्रूमेंटल एरर को और हम, है ना, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आएगी वो 3 रीजन से आएगी। एक तो जीरो की रॉन्ग मार्किंग, लीस्ट काउंट, कांस्टेंट एरर, और नेक्स्ट जो ये जीरो एरर भी फिर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की हो सकती है। ओके, तो ये तो हुआ जो अभी इसका क्लासिफिकेशन। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे, इनको हम थोड़े से एग्जांपल से भी समझते चलेंगे, है ना। तो आप पहले इतना नोट कीजिए जो, ठीक है ना, मतलब, और फिर उसके बाद हम अगला इनकी डेफिनेशंस और इनको वन बाय वन विद एग्जांपल समझते हुए चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो मेनली याद रखिए, सिस्टमेटिक एरर जिनके कोई कॉज होते हैं और जिनके कोई कॉज नहीं होंगे, इस विदाउट कॉज या नॉन कॉज के कारण जो एरर आ रही होगी, जिसका कोई फिक्स्ड कॉज नहीं होता है, तो इस तरह से जो एरर आएगी वो हमारी क्या होगी, रैंडम एरर होगी, है ना। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। ओके, चलिए बेटा, अब हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर्स। तो हमने सबसे फर्स्ट बात की थी जो सिस्टमेटिक एरर, है ना। तो सिस्टमेटिक एरर मतलब जो जिनके कुछ कॉजेस होते हैं, है ना। कॉजेस से मतलब या तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ रही होगी, या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण आ रही होगी, या पर्सनल एरर मतलब ऑब्जर्वर के कारण। तो इसी तरह को जो हम इसी के बेसिस पे उसकी डेफिनेशन भी बना देते हैं। द एरर अराइजेस ड्यू टू द faulty design of instrument, imperfection of instrument, external causes like temperature, pressure, and external causes in, या ठीक है, personal causes बोल देते हैं हम यहाँ पर, personal causes is called systematic error। ओके, मतलब सिंपल सा है, जिन रीजन के बेसिस पर आ रही है उन्हीं को हम उसकी डिफिनेशन में इंक्लूड कर देते हैं। ओके, अब उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, या टाइप्स हम कहें तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही हो तो हम इसे इंस्ट्रूमेंट एरर कह देंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण आ रही हो तो एक्सटर्नल एरर कहेंगे, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, और ये सब। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर किसे हम कहेंगे, द एरर अराइजेस ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, एंड व्हिच कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो एरर आ सकती है वो 3 रीजन से आ सकती है। पहला है जो ठीक है, जीरो एरर, तो वो 3 टाइप की हो सकती है। तो पहले तो हम टाइप्स देख ले उसके, जीरो एरर, ओके। दूसरा जो है लीस्ट काउंट एरर, या एरर ड्यू टू द लीस्ट काउंट, ओके, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या थर्ड है कांस्टेंट एरर, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो जीरो एरर, ओके। जीरो एरर वैसे ज़्यादा कोई हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो नाम से ही सारी बातें समझ में आ जा रही है हमें। तो ठीक है, अगर जो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट में जो जीरो है वो रॉन्ग प्लेस पर मार्क है, मतलब सही प्लेस पर उसकी मार्किंग नहीं हुई है, तो इस तरह से ड्यू टू द रॉन्ग मार्किंग ऑफ जीरो, ठीक है, उससे जो एरर डेवलप प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखना मुझे यहाँ पे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, जीरो की रॉन्ग मार्किंग के कारण जो एरर आएगी उसे हम जीरो एरर कहेंगे। अब जीरो की जो अगर रॉन्ग मार्किंग हो जाती है तो हमारी मेजरमेंट में उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो हो सकता है क्योंकि हम कभी ज़्यादा मेजरमेंट ले लें, कभी कम मेजरमेंट। जैसे हम उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके समझते हैं, है ना। जैसे हमने कहा जो कि हमारे पास एक ये, ठीक है ना, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना, स्केल बना रहा हूँ जो समझने के लिए, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्केल हमारी करेक्ट है ना, ये करेक्ट स्केल है, मतलब इस पे जो मार्किंग है वो ट्रू मार्किंग है, सभी मार्किंग इस पे ओके। ओके, तो हमने कहा ये जीरो, इसको हम 1 सेंटीमीटर बोल देते हैं यहाँ पे, है ना, और ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 0.5। अब हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, जो 2 स्केल के एग्जाम्पल दिए, करेक्ट है और एक में फॉल्ट है, जो ठीक है ये फॉल्टी है, मतलब इसका जो जीरो है वो गलत पोजीशन पर लग गया है, ठीक है, इस तरह से, है ना। ठीक, मान लो जो कि हमारी ये जो स्केल है, ठीक है, इस स्केल पर
क्या हुआ है कि जो हमारे सारे जो सभी जो नंबर्स हैं, सभी जो मार्किंग है वो सही पोजीशन पर है, लेकिन जो जीरो है वो गलत पोजीशन पर लग गया है। ओके, तो अब आप इन दोनों से अगर आप लेंथ मेजर करोगे तो उस लेंथ में हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ देखना। जैसे मान लो जो हम इससे कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा, उस लाइन को ऐसे रखा, और हमने देखा तो यहाँ पर कि ये जो है, ठीक है, इसके एक एंड को हमने 0 पे रखा, उसका दूसरा एंड जाकर एंड हुआ कहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी लेंथ कह दी 1 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन हमारे पास जो अब ऐसा स्केल थी जिसमें 0 जो है वो अपनी रियल पोजीशंस के बदले थोड़ा सा आगे की ओर लग गया है ना। समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके, तो आप अगर इसी स्केल को, जो इसी 1 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को आप उठाकर यहाँ रखोगे, है ना, तो हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, मान लो हमारा जो 0 है वो रॉन्ग प्लेस पर लग गया। 0 यहाँ लगना था इसमें, लेकिन वो यहाँ लग गया। अब हम तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको 0 पे रखेंगे, और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो उधर जाकर कहाँ पे खत्म हो रहा है भाई, मतलब 0 की पोजीशन अपनी पोजीशन से आगे की ओर डिस्प्लेस हो गई। तो हम तो 0 पे मान रख के चलेंगे उसको। तो हमने देखा कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट, इसका दूसरा जो एंड है वो 1.1 पर जाकर एंड हो गया। अब हमें लगेगा कि हमारी लेंथ 1.1 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका 0 अपनी सही पोजीशन से कुछ इधर की ओर डिस्प्लेस हो गया, कुछ इधर की ओर ज्यादा आगे आ गया। ओके, तो हमारी इस रॉन्ग पोजीशन ऑफ 0 के कारण, ठीक है, मेजरमेंट में फॉल्ट आ गया, मेजरमेंट में एरर आ गई। तो अब वो एरर क्या होगी, या तो हमारी एरर हमको हमारी जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिल गई हो। मान लो इसकी ट्रू वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और हम यहाँ मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमको 1.1 सेंटीमीटर मिल रही है ना। या अब ऐसे कहें तो एक और केस कहते हैं हम यहाँ पर कि हम जो स्केल बना रहे हैं उसमें 0, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ लग गया हो, है ना। अंडरस्टूड करने के लिए जो इस तरह से एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे मान लो इसमें 0, यहाँ ये ट्रू पोजीशन है, तीर सबको हम ऐसे कोइंसाइड करके रखते हैं, तो इसमें 0 पीछे की ओर खिसक के लग गया। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं, हम इससे लेंथ मेजरमेंट करते हैं, तो हमने इससे लेंथ मेजर करने पे ऑब्जेक्ट को यहाँ 0 पे रखेंगे। अब हम यहाँ रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया, कहाँ तक, 0.9 सेंटीमीटर तक। ओके, तो अब क्या दिख रहा है हमको, यहाँ हमारे इस 0 की रॉन्ग मार्किंग अगर हो गई है, ठीक है, या रॉन्ग मार्किंग नहीं हुई है, हमारी इंस्ट्रूमेंट जो है वो घिस गया है। जैसे आप कॉमन में जो एग्जांपल के लिए एक बात लें कि जैसे हमारे पास जो स्केल होती है वो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना, स्कूल में, तो वो प्लास्टिक की होती है, किसी, है ना, मटेरियल की, तो वो घिस सकती है। तो अगर मान लो जो मैंने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसकी लंबाई मेजर कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस स्केल से, आप उसके स्केल को, एक मान लो टेबल है ना, एक टेबल की आपको लेंथ हाइट मेजर करना है, तो आप उस स्केल को यहाँ रख दोगे ऐसे, ठीक है, और उसकी यहाँ तक आप हाइट रीड कर लोगे ऐसे। अब उस स्केल का जो 0, हमको पता है हमारी जो स्केल है उसका 0 थोड़ा सा गैप देकर स्टार्ट होता है, मतलब एकदम से जहाँ स्केल स्टार्ट होती है वहाँ 0 स्टार्ट नहीं हो जाता, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा गैप दिया जाता है। तो हमने उसको अर्थ पे, बॉटम पे रख दिया, हमने उसको फर्श पर रख दिया ऐसे, ठीक है, फ्लोर पे रख दिया, तो फ्लोर को हमारा 0 टच नहीं करेगा, 0 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, लेकिन हम तो उसकी रीडिंग ऊपर जो आएगा वही समझेंगे, ठीक है। हमारा टेबल यहाँ कोइंसाइड कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, तो हम उसकी हाइट को ये वाला रीड कर लेंगे, हम बोलेंगे कि उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। लेकिन क्या वो 20 सेंटीमीटर होगी? जो हाइट तो ग्राउंड से मेजर कर ली थी, लेकिन हमारी स्केल का 0 ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है ना, क्योंकि हमारी स्केल में थोड़ा सा नीचे स्पेस दिया होता है। तो एग्जाम्पल के लिए तो हमारी स्केल ऐसी है, हमने यहाँ रख के दी और ऊपर हमको 20 सेंटीमीटर दे रहा है, तो हम तो बोलेंगे क्या हाइट उसकी 20 सेंटीमीटर है। क्या वो 20 सेंटीमीटर होगी? हमारे 0 की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी? तो हमारे 0 की पोजीशन अर्थ को लगकर होनी चाहिए थी, जहां से टेबल का बॉटम स्टार्ट हुआ है, जो टेबल है ना ऐसे, तो वहां हमारा 0 होना चाहिए। तो एक केस ये भी है कि हमारा 0 थोड़ा सा ऊपर है इधर हमारी स्केल का, या दूसरा जो हम कहें कि हमारी जो स्केल है वो घिस चुकी हो थोड़ी सी। अब अगर घिस चुकी हो और हम इसको टेबल के पास में रख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल वैसे यहाँ बना देता हूँ, तो हम जो स्केल रख रहे हैं, मान लो स्केल जो हमारी घिस गई है ना, बार बार यूज करने से वो घिस गई है, उसका 0, ठीक है, भी घिस गया है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है कौन, 1 mm से स्टार्ट हो रही है वो ऐसे, 0 उसका घिस चुका है। तो अब हमारे पास जो, हम तो रीडिंग क्या समझेंगे, हम तो जो यहाँ रीडिंग बताएगा हम उसको वही रीडिंग मानेंगे, हम बोलेंगे 21 सेंटीमीटर, जबकि वो 21 सेंटीमीटर नहीं होगी, या हम उसको ऐसा कहेंगे 20.1 सेंटीमीटर ऐसा है, जबकि वो 20.1 सेंटीमीटर नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि हमारा जीरो तो घिस चुका है, हमारी स्केल थोड़ी सी क्या आ गई है, नीचे चली गई है, नीचे चली गई है, तो ऊपर की रीडिंग हमको ज्यादा दिखने लग गई है ना। तो इस तरह से जीरो अपनी अगर राइट पोजीशन पे नहीं रहा, करेक्ट पोजीशन पर नहीं रहा, तो इस तरह से भी हमारे इंस्ट्रूमेंट के कारण हमारी मेजरमेंट में एरर आ सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे इसमें जीरो की रॉन्ग मार्किंग ही हो, हमारे उस इंस्ट्रूमेंट से लेने के मतलब मेजरमेंट लेने के तरीके पर भी जो उसको रखने की अप्लाई करने के तरीके पर भी हमारे इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आ सकती है। तो दिस एरर इज कॉल्ड जीरो एरर, एरर ड्यू टू द रॉन्ग मार्किंग ऑफ जीरो, ठीक है, एरर अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग मार्किंग ऑफ जीरो इज कॉल्ड जीरो एरर। अब हमने यहाँ दो बातें नोट की जो कि अगर जीरो एरर होती है ये है ना इंस्ट्रूमेंट में, तो जीरो एरर के कारण हम किसी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है या तो उसकी वैल्यू को ज्यादा मेजर कर लिए होंगे, या तो हम उसको क्या कर रहे होंगे, कम मेजर कर लिए होंगे। तो अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू करेक्ट वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होती है तो हम उसे पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट से जो एरर आएगी वो हमारी पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगी। और अगर हम कम मेजर कर पाते हैं तो हमारे जो एरर होगी वो नेगेटिव जीरो एरर होगी, है ना। तो नेक्स्ट जो हमको और क्या क्लियर हुआ यहाँ से कि जीरो एरर भी हमारी दो टाइप्स की होगी, ठीक है ना। ये इंस्ट्रूमेंट से थ्रू आने वाली एरर हमारी दो टाइप की होगी, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर से मीनिंग क्या रहेगा, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द actual value then error is called zero error, and if the measured value is less than the actual value then the error is called negative zero error। ओके चलिए, है ना। तो यहाँ से तो ये हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा, टाइप्स ऑफ जीरो एरर। ओके नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट आ गया टाइप्स ऑफ जीरो एरर। और टाइप्स ऑफ जीरो एरर में हमने क्या पाया, दो तरह की एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, एंड नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है ना। अब ओके पॉजिटिव और नेगेटिव हम समझ चुके हैं। ठीक है, इनको हम डिफाइन भी करते, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, डेफिनेशन भी लिख देते हैं जो अभी हमने समझी है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव, है ना। क्या लिखा हमने, इफ द मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देन एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। अंडरस्टूड कर लीजिएगा उसको आगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, है ना, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो एरर उसका अपोजिट हम लिख देंगे, ठीक है, एरर इज कॉल्ड, है ना। नेक्स्ट हमने लिखा है इफ द मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देन एरर इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। ओके, और इन एरर्स को जो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना, इन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमें पता है जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेंथ को 1 सेंटीमीटर बढ़ाकर मेजर कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करने के लिए उसमें से 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे। मतलब अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट ने 1 सेंटीमीटर ज्यादा मेजरमेंट ले ली, है ना, मतलब पॉजिटिव एरर ले ली, तो हम उस ज्यादा मेजरमेंट को माइनस करेंगे, तो हम पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे। ओके, और दूसरा जो अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट ने कम मेजरमेंट ले ली, मतलब एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर थी और हमारे इंस्ट्रूमेंट ने जो एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर थी और हमारे इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले ली, तो हम क्या करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे। तो इस तरह से जो नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर को हम ऐड करते हैं, मतलब नेगेटिव एरर को अवॉइड करने के लिए जितनी एरर होती है उस एरर को हम प्लस कर लेते हैं, नेगेटिव एरर को जोड़ दिया जाता है और पॉजिटिव एरर को माइनस कर दिया जाता है। या ऐसे याद रखें जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव एरर को साइन के साथ ऐड कर देते हैं। तो साइन के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव एरर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ओके, ओ सॉरी, साइन के साथ माइनस कर देते हैं, तो पॉजिटिव एरर को अगर हम साइन के साथ माइनस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। और जो हमारी नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर को साइन के साथ माइनस करेंगे, तो साइन के साथ माइनस करने से मतलब, है ना, इस तरह से साइन के साथ माइनस करने का मतलब ये है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा के माइनस करोगे तो इसका मतलब वो ऐड हो जाएगी। वही समझा भी हमने यहाँ पर कि नेगेटिव एरर को ऐड किया जाता है और पॉजिटिव एरर को माइनस किया जाता है ना। तो इस तरह से हम इस एरर को अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू रिड्यूस या अवॉइड, है ना, अवॉइड ही लिखते द जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर्स आर subtracted with their sign, है ना। तो reduce to avoid the zero error as, ठीक है, क्या लिखा हमने, to avoid the zero error, the zero errors are
ठीक है, ऐसा लिखना, जीरो एरर आर सब्सट्रैक्टेड विद देयर साइन, ठीक है, फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। ओके, क्या लिखा हमने यहाँ पर, टू रिड्यूस द अवॉइड द जीरो एरर्स आर सब्सट्रैक्टेड विद देयर साइन फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू। ओके, मतलब मेजर्ड वैल्यू में से हम उनको माइनस कर देंगे तो हमारी जो जीरो एरर है वो उससे ना वो रिड्यूस हो जाएगी, वो अवॉइड हो जाएगी, मतलब हमारी रीडिंग करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो सिस्टमेटिक एरर को जो हम करेक्ट कर सकते हैं, उससे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि कितनी की एरर आई है, किस कॉज से आई है, तो उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो ये आएगा हमारे पास सिस्टमेटिक एरर में फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, इतने का नोट कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जीरो एरर के और या इंस्ट्रूमेंटल एरर के अदर टाइप। जैसे सेकंड है लीस्ट काउंट एरर। ओके, नाम से समझ में आ गया होगा कि लीस्ट काउंट एरर है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो जो कि हमारे पास जो, ठीक है, एक जनरल स्केल है, हमारी मीटर स्केल है। तो इस मीटर स्केल से हम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन से मीनिंग तो हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारी इस स्केल की जो लेंथ लीस्ट काउंट है वो 1 mm होता है, जो है ना, मतलब वो 1 mm के डिफरेंस पर ही लेंथ को मेजर कर सकती है। मतलब जो हमारी लेंथ है या तो वो 1.1 सेंटीमीटर हो या 0.12 हो या 3 हो, ऐसा। ओके, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू होती है तो हमारी जो मीटर स्केल है उसे मेजर नहीं कर पाएगी। मतलब हमारी मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm के डिफरेंस पर ही रीडिंग को मेजर कर सकती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हमने मीटर स्केल है, हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर इससे लेंथ मेजर कर रहे हैं, है ना, और हमने ऑब्जेक्ट को इसके जीरो पे रखा और इसका जीरो कहाँ जाके एंड हो गया, तो यहाँ पर, तो हम उसकी लेंथ को कितना कहेंगे, ठीक है, हम उसकी लेंथ को 1 सेंटीमीटर कहेंगे। अगर एग्जैक्टली वो कोइंसाइड कर गया जो, तो हम उसकी लेंथ को 1 सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, मतलब एक केस ये पॉसिबल है कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है 1 सेंटीमीटर को। ओके, और दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि जो हमारा इस ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे, है ना, वो इस तरह से है, ठीक है, ऐसा, मतलब वो जीरो को कोइंसाइड नहीं कर रहा और 1 सेंटीमीटर को कोइंसाइड नहीं कर रहा, है ना। यहाँ 1 सेंटीमीटर से वो थोड़ा सा पीछे है। तो हमारा अब जो एक्चुअल है, जो अगर हम उसकी रीडिंग पे ध्यान दें तो उसकी रीडिंग 0.9 सेंटीमीटर से इसके बीच में होगी, 1 सेंटीमीटर के बीच में होगी। लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारी मीटर स्केल उसको मेजर ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी मीटर स्केल उसको 0.11 सेंटीमीटर के डिफरेंस वाली लेंथ को ही मेजर कर सकती है, उसकी बीच वाली कोई वैल्यू हो तो उसको मेजर नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से अगर हम इससे कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट करने के कारण हम उस लेंथ को अगर कंसीडर करना चाहें तो हम उस लेंथ को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर के ज्यादा क्लोज दिख रही है। लेकिन एक्चुअल में वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एरर है जो। तो ये लीस्ट काउंट के कारण जो एरर है, हो सकता है हम उसको वर्नियर स्केल से मेजर कर लेते उस लेंथ को, तो वर्नियर स्केल से हमारे पास लेंथ आ जाती 0.99 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये हमारी हो सकता है कि ये करेक्ट लेंथ होती है। ओके, तो इस तरह से लीस्ट काउंट के कारण भी एरर होती है जो, है ना। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट जो है ना, द एरर अराइजेस ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर ड्यू टू द लीस्ट काउंट। ओके, इसे जो हम परमिसिबल एरर भी कहते हैं। और इस परमिसिबल एरर को जो हम, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमारे पास होता है परमिसिबल, ठीक है ना, फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। तो परमिसिबल एरर को हम, ठीक है, अगर परसेंटेज में मेजर करें तो उसका फॉर्मूला भी लिख दे रहे हो, ठीक है ना। क्या बन जाएगा हमारे पास, लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट अपॉन में मेजरमेंट, लीस्ट काउंट अपॉन में मेजरमेंट। ओके, तो इससे भी जो हम क्या समझे कि जो हमारी परमिसिबल मतलब पॉसिबल एरर जो है, वो पॉसिबल एरर किस पर डिपेंड करेगी, लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा परमिसिबल एरर उतनी ही छोटी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो एरर यहाँ पर, है ना, परमिसिबल एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जितना लोअर होगा उतनी ही एरर कम आएगी। तो इस तरह से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को वर्नियर स्केल से मेजर करते हैं तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है ना। अगर हम उसको किससे मेजर कर रहे हैं, स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, डेसिमल की 3 डिजिट बात है। तो इससे एरर आने के और चांसेस कम हो जाएंगे। तो जितना छोटे लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, ठीक है, रीडिंग उतनी ही परफेक्शन या उतनी ही उसमें एक्यूरेसी आती जाएगी।
ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये रहेगा एरर। और दूसरा जो एरर है, परमिसिबल एरर जो है वो या मेजरमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेजरमेंट से मतलब एक्चुअल वैल्यू से, या एक्चुअल वैल्यू लिख देता है ना, एक्चुअल वैल्यू या उसकी ट्रू वैल्यू से बात करें, ओके, ट्रू वैल्यू है ना, मतलब हमारे पास हम जितनी बड़ी लेंथ मेजर कर रहे होंगे उतनी ही एरर कम आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैं आपको एक बड़ी लेंथ देता हूँ तो आप उसकी लंबाई इजीली मेजर कर लोगे अपने स्केल पे रख के, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी लेंथ मेजर देता हूँ, जो बहुत छोटी सी लेंथ देता हूँ, तो आप उसमें ज्यादा गलती करोगे, ज्यादा एरर करोगे, है ना। तो इस तरह से लीस्ट मतलब मेजरमेंट जितनी कम होगी उतनी ही, ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी एरर उतनी ही कम आएगी। जैसे हमारे पास ट्रू वैल्यू जो यहाँ पर एग्जांपल के लिए ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है ना, एक ऑब्जेक्ट की, और एक ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो ज्यादा चांसेस किस में रहेंगे, इसमें रहेंगे, ओके ना। चलिए, तो ये था जो, हालांकि हम इनके फॉर्मूले, इनके एक्सप्रेशन जो हम आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब हम जब रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, तो वहाँ हम कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल सब इसके थ्रू उनको समझेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, डेफिनेशन समझ रहे हैं, कॉजेस समझ रहे हैं और उनके फॉर्मूले देख रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली हम आगे समझेंगे, ओके। फिर ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। फिर अगर हम इसे परसेंटेज में बदलना हो, जो जैसे परमिसिबल एरर को हम परसेंटेज में लिखना चाह रहे हैं, है ना, जनरली हम एरर को जो परसेंटेज में अगर बता रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से, ठीक है, दोनों में से। फ्रैक्शन में बताया तो लीस्ट काउंट वन ट्रू वैल्यू, और परसेंट में बताया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा है जो जीरो एरर का थर्ड टाइप था हमारे पास, कांस्टेंट एरर। जीरो एरर का थर्ड टाइप क्या था, ठीक है, कांस्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर जो क्यों आएगा, एरर, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, द एरर arises due to the wrong calibration of instrument, ठीक है, इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर, है ना। रॉन्ग कैलिब्रेशन से मीनिंग जो हमारा क्या है, ये जो हम मार्किंग कर रहे होते हैं, है ना, मार्किंग कर रहे होते हैं उसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। जैसे, है ना, स्केल से समझ सकते हो आप एग्जांपल के लिए, है ना। एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये एमीटर है ना, एमीटर है, इस तरह से डिवाइस होती है जो एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी तो यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है ना, ऐसे, और इस पर एक स्केल बनी होती है ना, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए। तो अब देखो, जो करंट को मेजर करने के लिए, मान लो करंट को एम्पियर में मेजर करना है, तो यहाँ पे जो हम इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे, तो 1 एम्पियर करंट पे इसका जो पॉइंटर है, ओके, तो जैसे हमारे पास एक एमीटर है जो, अब एमीटर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट फ्लो करने पर जैसे हमने इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो की, है ना, हमने इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो की, तो 1 एम्पियर करंट पर इसका पॉइंटर जहां 1 मीटर लिखा है वहीं पर जाना चाहिए, तभी तो हमको यहाँ पर सही रीडिंग समझ में आएगी, ओके। अगर मान लो जो कि इस पे कैलिब्रेशन गलत हो गया, हम 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं और उसका पॉइंटर 1 एम्पियर पे नहीं जा रहा, यहाँ जा रहा है, ठीक है, मतलब मार्किंग उस पे रॉन्ग हुई है, मतलब 1 एम्पियर करंट पे उसको जाना 1 पे था, लेकिन वो 1 से आगे जा रहा है, हमको लग रहा है कि करंट 1 एम्पियर से ज्यादा है, 2 एम्पियर है, लेकिन एक्चुअल में करंट कितनी है वहां पे, 1 एम्पियर। तो ये जो इसी को जो मार्किंग की जाती है, कितने कितने मिलीमीटर पे कहाँ डिस्टेंस आएगी, या दूसरा जो कितने 1 एम्पियर पे कितने डिस्टेंस ये चलेगा, ऐसे इस एग्जांपल से हम समझ रहे हैं। तो ये मार्किंग करने को हम कैलिब्रेशन कहते हैं, ओके। तो अगर इंस्ट्रूमेंट पे रॉन्ग कैलिब्रेशन ही है तो हमेशा उसमें एरर गलत आएगी। आप अगली बार में जो 1 एम्पियर करंट इसमें फिर फ्लो करो, तो 1 एम्पियर करंट आप फिर से फ्लो करोगे, रीडिंग लोगे, तो वो हर बार कितनी दिखाएगा हमको, 2 एम्पियर ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कैलिब्रेशन ही गलत हुआ है। तो इस तरह से जो रॉन्ग कैलिब्रेशन के कारण हमेशा जो एरर आएगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी, एक जैसी रहेगी, हमेशा कांस्टेंट हमेशा हमको एरर मिलेगी। तो ये इसलिए हम इसे कहते हैं जो कांस्टेंट एरर। तो एरर अराइजेस ड्यू टू द रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। क्लियर? चलिए, है ना। तो ये था हमारे पास एक एग्जांपल कांस्टेंट जीरो एरर्स को समझने के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा जो एरर का मेन जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हमने कौन सी एरर लिखी थी यहाँ पर, ठीक है, एक्सटर्नल एरर, ओके। तो एक्सटर्नल एरर नाम से समझ में आ रहा है, द एरर अराइजेस, ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं पहले, ओके, ये है ना,
नेक्स्ट क्या लिखा आपने, एक्सटर्नल द एरर अराइजेस ड्यू टू द एक्सटर्नल फिजिकल चेंजेस सच एज change in temperature, change in pressure, wind, etc. are called external error. मतलब यहाँ पर देखिए जो जैसे हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग है, उसकी जो वर्किंग है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करेगी, या विंड किस तरह से चल रही है ना, उस पर डिपेंड करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो हम यहाँ पर किसकी बात कर लें, पेंडुलम क्लॉक की, है ना, एक इसका एग्जांपल लेते थे हम, पेंडुलम क्लॉक, है ना। आपने देखी होगी जो हमारे घर में इस तरह से जो एक पेंडुलम क्लॉक होती है, मतलब उसमें ये पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेट करते रहता है, तो उसके ऑसिलेशन करने पर यहाँ पर इसमें ये पॉइंटर डिस्प्लेस होता है, जो ऐसे, है ना। ये पेंडुलम क्लॉक हम समझाने के लिए इसे बना रहे हैं, है ना। यूजुअली जो हमारे घर में यूज होती है, पेंडुलम ऑसिलेट होते रहता है, तो उसके ऑसिलेशन के कारण ये पॉइंटर्स चलते हैं और हमें टाइम मेजर करते हैं, टाइम बताते हैं। तो ये जो पेंडुलम है जो इसका जो टाइम पीरियड है वो ये इतना होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ देखिए जो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड मतलब उसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ना, ऑसिलेट करने का, वो टाइम किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। मतलब पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ पर, है ना, क्या बढ़ जाएगा, उसका लेंथ बढ़ने पर क्या बढ़ जाएगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने से मतलब वो ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट होने में, ज्यादा टाइम लेगा ऑसिलेट होने में, मतलब वो स्लो हो जाएगा, ज्यादा ऑसिलेट होने में ज्यादा टाइम लेने का मतलब स्लो ऑसिलेट करेगा, ओके, और कम टाइम लेने का मतलब फास्ट। तो इस तरह से जो ये जो लेंथ अगर चेंज होती है, हमारा ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम की अगर लेंथ चेंज होगी तो उसके कारण उसका टाइम पीरियड चेंज होगा, और टाइम पीरियड चेंज होगा तो फिर जो हमारे ये जो है ना पिन जो है ये, या जो हम कहें जो पॉइंटर जो है, उन पॉइंटर के डिस्प्लेसमेंट की स्पीड भी चेंज होगी, है ना। तो ये किस बात पर डिपेंड करती है, उसकी लेंथ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना, या ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। हमें पता है तो यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा हीट बढ़ गई, तो हीट बढ़ गई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, जैसे समर सीजन है तो गर्मी का सीजन है, तो गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हमें ये बात मालूम है कि हर मेटल एक्सपांड होती है, फैलती है, तो इस पेंडुलम का मटेरियल जो है वो भी तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी। हमें भले ही ना ऑब्जर्व हो हम, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात जो हम कर रहे हैं, हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन कुछ तो जो वहाँ पर इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन फिर भी तो लेंथ अगर बढ़ गई है तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, मतलब बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, पॉइंट ये इसका ऑसिलेशन स्लो हो जाएगा, ये पॉइंटर स्लो डिस्प्लेस करेंगे तो वो स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से इस पेंडुलम क्लॉक पर जो किसका अफेक्ट पड़ रहा है, इस पेंडुलम क्लॉक पर अफेक्ट पड़ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, टेम्परेचर का। ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, ये सब इजी एग्जांपल है इस बात को समझने के लिए। दूसरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जीरो हो जाए, ठीक है ना, मतलब इस जो हमारा पेंडुलम है, इस पेंडुलम का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए, ठीक है, या चेंज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो अगर इस पेंडुलम क्लॉक को अगर हम लिफ्ट में ऊपर ले जाएंगे या लिफ्ट में नीचे लाएंगे, तो लिफ्ट में ऊपर और नीचे जाने पर जो उस पर जी की वैल्यू चेंज होगी। तो जी अगर चेंज होता है ना, मतलब उसकी मोशन के कारण भी जो जी की वैल्यू चेंज होगी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जो कैसे चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, ये हम सारी बातें जो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पूरे फॉर्मूले सब डिटेल में समझेंगे। अभी एक एग्जांपल देने के लिए आप थोड़ा मोटे तौर पे समझ लीजिए। तो जब हम इसको पेंडुलम क्लॉक को लिफ्ट में ले जाकर या ऊपर नीचे कर रहे हो जो लिफ्ट, है ना, तो इस तरह से लिफ्ट में चलने पर उस पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड उसका चेंज होगा, और टाइम पीरियड चेंज होगा तो वो स्लो हो सकती है या फास्ट हो सकती है, डिपेंड करेगा जी की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर इस पेंडुलम क्लॉक पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे बहुत से ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर पर दिन पर, है ना, दिन की मेजरमेंट में टेम्परेचर अफेक्ट कर जाता है या प्रेशर अफेक्ट कर जाता है, तो उसके कारण भी हमारी मेजरमेंट में एक एरर आ जाती है। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं, जो एक्सटर्नल एरर कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये हमने इसको एक्सटर्नल एरर को एग्जांपल से समझा यहाँ पे। और तीसरा था जो हमारे पास, ठीक है, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो चलो, है ना, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, एरर, ठीक है, ये है ना, मतलब ठीक है, क्या लिखा हमने, एरर अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट टेक्निक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही इम्परफेक्ट हो हमारा, उसे हम सुधार नहीं सकते हैं, है ना। ये टेक्निक वर्ड ही इनको इम्परफेक्ट टेक्निक इज कॉल्ड एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए, है ना।
जैसे भी हम यहाँ किसकी बात करें, एक है ना कैलोरीमेट्री की हम बात करें जो है ना, कैलोरीमेट्री जो एक डिवाइस होती है, ठीक है, ये डिवाइस होगी जो किस लिए यूज होती है, स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स वाले में। तो इससे भी हम एक स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं एक मटेरियल की, एक मैटर की, है ना। अभी सारे टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, आप समझते चलिए बस। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये हमारा इस तरह का एक होता है ना, इस कैलोरीमेट्री। मतलब समझने के लिए आपको एक एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये तो एक कॉपर का वेसल होता है ना, ये कॉपर वेसल होता है, और इसको लकड़ी के एक बॉक्स में रखते हैं, है ना, इसको वुडन बॉक्स में रखते हैं। और वुडन बॉक्स में रखकर जिस मटेरियल इसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, है ना, और कुछ वाटर रखते हैं, और जिस मटेरियल की हमें स्पेसिफिक हीट काउंट कैलकुलेट करनी हो, उस मटेरियल को एक है ना स्फीयर के फॉर्म में लेकर इसमें रखते हैं, गर्म करके रखते हैं, है ना। जैसे हमें मान लो आयरन की स्पेसिफिक हीट निकालनी हो या स्टील की निकालनी हो, तो हम यहाँ पर आयरन को एक बॉल के फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में गर्म करके उसको इस वाटर में डाल देंगे जो है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल है जो यहाँ पर, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, हीट, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है में आपके समझने के लिए, हीट गिवन बाय, ठीक है, मैटर या मटेरियल, ठीक है, ऐसा, ओके। और ये क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब बाय, ठीक है, एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमेट्री, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल है ना। अभी मैंने ऐसी रफली लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है, जो कि जो मेटल है ना, अगर हम इसकी टेक्निक यूज करके, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल यूज करके, उसकी थ्योरी का यूज करके अगर हम यहाँ मेजरमेंट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक हीट की, तो उसका प्रिंसिपल ये है कि जो मेटल है, जो उस मेटल के थ्रू दी गई हीट, मतलब मेटल को हम गर्म करके पानी में से डाल देते हैं, तो उस मेटल के थ्रू दी गई हीट सिर्फ किसके थ्रू एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वाटर के थ्रू और कैलोरीमेट्री के थ्रू, है ना। बाकी उसकी हीट कहीं और नहीं जाना चाहिए, ये उसका प्रिंसिपल है, और यही प्रिंसिपल हम यूज भी करते हैं। लेकिन यहाँ देखें, जो हम इसकी जो हीट है, मतलब कुछ हीट वाटर को भी मिलेगी और कुछ हीट जो कैलोरीमेट्री मतलब कॉपर के वेसल को भी मिलेगी। लेकिन हमें पता है क्योंकि मेटल जो है वो उससे रेडिएशंस के कारण हीट निकलते रहती है, तो हम क्या चाहेंगे कि इस कॉपर के वेसल से हीट बाहर ना जा सके, है ना, वो हीट सिर्फ कॉपर के वेसल में और वाटर में ही रहे, हीट बाहर ना जाए। तो बाहर नहीं जाने के लिए हम यहाँ पर इसको कॉटन से ढक देते हैं, है ना, इस वुडन बॉक्स में, और इसके बीच में हम किसको रख देते हैं, कॉटन के इसको रख देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों, हम इतने सारे अरेंजमेंट करने के बाद भी थोड़ी बहुत हीट किसको ही चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली ही जाती है जो, और उसको हम कभी सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्स में ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो हीट को पूरी तरह से क्या कर दे, इंसुलेट कर दे, उसको रोक दे। तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर कॉटन भी यूज किया या कोई और इंसुलेटिंग हीट इंसुलेटर भी यूज किया, तो ये हीट इंसुलेटर भी उस हीट को कॉपर वेसल में नहीं रोक पाएगा, थोड़ी बहुत हीट वो अपने अंदर से जाने देगा। तो इस तरह से जो टोटल हीट गिवन बाय द मेटल है वो कंप्लीटली ना तो वाटर और कैलोरीमेट्री को नहीं मिलती, वो हीट एनवायरनमेंट में भी चली जाती है, और वो एनवायरनमेंट में जो जाने वाली हीट है उसको हम हमारे कैलकुलेशन में नहीं लेते। तो फिर इस तरह से उसके कारण मुझे कुछ ना कुछ एरर यहाँ पर आएगी, तो उसको हम कभी नहीं सुधार सकते। तो हम कभी भी ऐसा मटेरियल नहीं लेंगे, हम ऐसी कभी भी कंडीशन जनरेट नहीं कर सकते कि वो कंप्लीट हीट है ना किस में ही बनी रहे, वाटर और कैलोरीमेट्री में ही बनी रहे, उससे बाहर ना जा सके। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, यहाँ पॉसिबल नहीं है जो, क्योंकि हमारी वो मटेरियल की कुछ लिमिटेशंस है। तो इस तरह से ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इम्परफेक्ट है, मतलब ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे इम्परफेक्ट होते हैं इस तरह, है ना। तो यहाँ पर एक ये एग्जांपल हो गया जो इसमें कि हम ये इफेक्ट को एनवायरनमेंट में जाने से हीट को रोक नहीं सकते, तो एक इम्परफेक्शन है। तो ये इस तरह से जो एरर आएगी उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, उसे हम एरर आए ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या ऐसा बोल सकते हैं, या इम्परफेक्ट टेक्निक। हमारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है उस हीट को रोकने के लिए, हमारा हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, कॉटन लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से उसको रोक नहीं पा रहा है, तो एक इम्परफेक्ट टेक्निक होगी। ओके, चलिए ये उसका एक एग्जांपल हुआ जो, है ना। और फिर फोर्थ आएगा क्या हमारे पास, पर्सनल एरर, ठीक है ना, पर्सनल एरर, ठीक है। तो पर्सनल एरर मतलब
किसके कारण लिख देता हूँ मैं। ओके, ये अगला है जो क्या लिखा हमने, द एरर अराइजेस ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो रीडिंग ले रहा है, या जो पर्सन है ना क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके खुद की वजह से भी है ना रीडिंग लेने में कोई ना कोई एरर आ सकती है। जैसे पैरेलैक्स एरर एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो है ना उसे है ना एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक स्केल रखी है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, और उस ऑब्जेक्ट है ना स्केल के कितने पे कोइंसाइड कर रहा है, 1 सेंटीमीटर पे कोइंसाइड कर रहा है। ओके, अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे ऊपर से देख रहे हैं तो उसकी लेंथ हमें 1 सेंटीमीटर दिखेगी। लेकिन मान लो जो हमारा ऑब्जर्वर है उसे यहाँ से देख रहा है, यहाँ से सीन कर रहा है, तो यहाँ से उसको उसकी लेंथ ठीक है यहाँ पे कोइंसाइड करते दिखेगी ऐसे। ठीक है, मतलब उसको 1.1 सेंटीमीटर दिख रही होगी। पॉसिबल है ऐसा? या फिर अगर वो यहाँ से देख रहा है तो ऐसे, यहाँ से, तो उसको ये कॉर्नर उसका पॉइंट है ना 9.9 पर क्या होते दिखेगा, कोइंसाइड करते हुए दिखेगा। तो इस तरह से उसके देखने के कारण ठीक है, या उसके देखने में जल्दीबाजी हो जाने के कारण है ना कई तरह से ऐसे जो उसमें क्या आ सकती है, एरर आ सकती है ना। तो ये एरर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के लिए जो हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे हमारा सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम को हम क्या करते हैं, जैसे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो है ना, हमें क्या फाइंड करना हो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज करते हैं और यहाँ से ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम सिंपल पेंडुलम को क्या करवाते हैं, ऐसे ऑसिलेट करवाते हैं। ओके, और उस ऑसिलेट करवाकर हम उसका यहाँ टाइम मेजर करते हैं कि कितने टाइम में उसने 20 ऑसिलेशन, कितने टाइम में एक ऑसिलेशन किया ऐसे। तो हमें यहाँ पर जो टाइम कैसे मेजर करते हैं, हम हमारे पास सेकंड क्लॉक होती है, तो हम ऐसे यहाँ पर देखते हुए चलते हैं कि पेंडुलम हमारा यहाँ से गया फिर यहाँ आया, तो जैसे ही वो यहाँ से यहाँ गया, वो वापस आया, हमें वहाँ क्लॉक रोकनी होती है, हमें वो टाइम देखना होता है कि कितना टाइम उसको लगा। तो हमारे उस क्लॉक को रोकने में जो हो सकता है ज्यादा टाइम हो जाए या कम टाइम हो जाए, पॉसिबल है जो है ना हमारे थ्रू होता है। जैसे मान लो हमने क्या देखा कि वो पेंडुलम है ना उधर गया और वहां से वापस आया, अब हमने उसको वहां पहुंचने से पहले ही क्लॉक रोक दी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हमने उसको वहां पहुंचने दिया उसके बाद क्लॉक रोकी, तो भी पहुंचने दिया और उसके बाद हम क्लॉक रोक रहे, तो हमारी मूवमेंट में कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से वो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ ये एग्जांपल हो गए पर्सनल एरर के। ठीक है, तो ये रहेगा क्या हमारे पास एग्जांपल ऑफ ठीक है ना पर्सनल एरर और एक्सप्लेनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर। और कुछ बात ध्यान रखें तो यहाँ पर कि जितनी भी पर्सनल एरर हैं या जितनी भी हमारी एरर हैं है ना, ये इनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर ठीक है एज ए ठीक है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन से मतलब क्या है मीनिंग हमारा यहाँ पर, या तो उसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी या कोई नेगेटिव आएगी है ना। सिस्टमेटिक एरर हैज ए डायरेक्शन, ओके, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी जो कि ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना। मतलब हम इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट है, या तो हम एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर कर सकते हैं या कम मेजर कर सकते हैं ऐसा। ओके, तो ये इसलिए हमने लिखा। और तीसरी बात इससे रिलेटेड ठीक है ना, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रेक्टिफाइड, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रेक्टिफाइड। ठीक है, मतलब हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं है ना, रेक्टिफाई कर सकते हैं मतलब इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं है ना। रेक्टिफाई को ब्रैकेट में लिख दो तो कैन बी अवॉइडेड या अवॉइड, और ये कैन बी रिड्यूस्ड, हम इसको सुधार सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके हमें कॉज मालूम होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर का एक्सप्लेनेशन। फिर आएगा फिर रैंडम एरर और उसके हम है ना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए ना नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर, रैंडम एरर है ना। तो रैंडम एरर तो इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है, जैसे अभी तो हमने सिस्टमेटिक एरर पढ़ा था। सिस्टमेटिक एरर के भी कुछ स्पेसिफिक कॉजेस होते हैं और उन्हें हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए बच्चों उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, या तो अगर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं तो या एक बार हमारी रीडिंग या तो ज़्यादा आएगी या तो उस इंस्ट्रूमेंट से, या फिर कम आएगी। लेकिन रैंडम जो एरर है जो इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होगा, या अनवांटेड कॉजेस होते हैं या अननोन कॉजेस होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। तो इस तरह के रीजन से आने वाली जो एरर है उन्हें हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लें, यहाँ पर जो हम कोई
सिलेंडर है हमारे पास और इस सिलेंडर की हम डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो मान लो हमने डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ किया और हमने डायमीटर कहाँ पर मेजर की, मान लो पॉइंट ए पर, तो हमको यहाँ डायमीटर उसकी मिली 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और फिर हमने उसी जगह पे उसी सिलेंडर से उसी इंस्ट्रूमेंट से उसी एनवायरमेंटल कंडीशन में, मतलब बाहर का टेम्परेचर सब सेम है, ठीक है, सेम कंडीशंस में हमने फिर से मेजरमेंट ली और हमने पॉइंट बी पर रखकर मेजरमेंट लिया और हमने देखा कि वहाँ पर उसकी मेजरमेंट हमको 2.54 सेंटीमीटर आ गई। फिर हम और उसकी डिफरेंट पोजीशन पर है ना मेजरमेंट लेते हैं, हमने देखा यहाँ 2.6 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से फिर हमने देखा यहाँ पर तो अगले डी पर जो 2.5 आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा अगले इस जो ई पर, फिर हमने नोट किया कि 2.3 आ गई। फिर यहाँ एफ पर हमने देखा कि अगले पॉइंट पर ये 2.7 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट की सेम फिजिकल कंडीशन में डिफरेंट टाइम्स हम उसकी रीडिंग ले रहे हैं और हर बार हमको एक रीडिंग हमको हर बार एक न्यू रीडिंग मिल रही है, अलग रीडिंग मिल रही है, ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेशन मिल रही है। तो यहाँ हमारी मेजरमेंट में जो एरर होगी उसे हम रैंडम एरर कहेंगे, क्योंकि इसका कोई कॉज नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए जो अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट मान लो हमारा ये करेक्टेड होता सब जगह और इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होता, ठीक है, तो सब जगह हमको एक जैसी रीडिंग मिल रही होती है ना, या तो ज्यादा मिल रही होती या तो कम मिल रही होती, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कभी कम मिल रही है कभी ज्यादा मिल रही है। तो इस तरह से जो ये अनवांटेड जो हमारे कॉजेस हैं जिनके कारण मतलब हमको इसका नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है जो हमारा सिलेंडर है उसकी बनावट ही ऐसी है कि कहीं पर वो पतला हो गया है, कहीं पर मोटा कर दिया गया उसको। तो इस तरह से जो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का और ना ही इसमें कोई ऑब्जर्वर की मिस्टेक है जो, ठीक है, ये सिर्फ अपने आप से ही जो है ना रैंडम रीडिंग आ रही है। तो इस तरह से जो इन कारण के कारण जो हमारी एरर आएगी जो उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर, ठीक है। या एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हम है ना ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में भी तो हम क्या करते हैं, एक हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जनरल जो ओम्स लॉ छोड़ दें, हमने कहा कि हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में भी तो हमने वायर कनेक्ट की, उसमें हमने कोई करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाई जो, ओके, और है ना एमीटर लगाया और बैटरी लगाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो करंट मेजर कर रहे हैं, करंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो हमने यहाँ पर करंट मेजर कर रहे हैं, उस करंट के लिए हमने यहाँ पर किसको देखा, मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये हमने 5 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, है ना, 5 ओम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर जो बैटरी है हमारी, ठीक है, मान लो कि हमारी क्या है बैटरी, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, ओके। अब हमको करंट मेजर करना है, तो हम फॉर्मूले से जो करंट मेजर करेंगे और फॉर्मूले से जो करंट आ रही है और यहाँ से जो करंट आ रही है उनकी वैल्यू मुझे सेम होनी चाहिए, मतलब रीडिंग में जो करंट मिल रही है फॉर्मूले से जो करंट मिल रही है वो सेम होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे, तो हमको जो करंट मिलनी कितनी चाहिए, 10/2, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी यहाँ पर, वोल्ट की वैल्यू रख दी, तो करंट हमारे पास आ रही है 2 एम्पियर, ठीक है। अब ये तो हमने फॉर्मूले से इससे देखा, लेकिन हमारे ये जो एमीटर है ये करंट 2 एम्पियर नहीं बता रहा, ये करंट बता रहा है 1.9 एम्पियर। अब इसका क्या कॉज हो सकता है जो, ठीक है, तो इसका क्या कॉज होगा भाई, हमने रेजिस्टेंस तो 5 ओम ले लिया, 10 वोल्ट ले लिया, फिर ये रीडिंग, इसकी रीडिंग अलग हो रही है, हमारी थ्योरेटिकल रीडिंग अलग हो रही है, तो यहाँ एक एरर आ रही है, ठीक है। अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो करंट को 2 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन करंट नहीं आ रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो यहाँ रीजन तो ये भी है कि हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर कनेक्ट किए हैं उन वायर का भी तो अपना एक रेजिस्टेंस होगा और उनके रेजिस्टेंस को हम कभी भी हटा नहीं सकते, मतलब किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम जीरो नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन में, तो फिर उनका रेजिस्टेंस भी वहां पर इंक्लूड हो रहा होगा और उसके रेजिस्टेंस इंक्लूड होकर मतलब दिखने को हमको 5 ओम दिख रहा है, लेकिन वायर का रेजिस्टेंस भी तो होगा जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, वो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस मिलकर इस करंट को कम कर दे रहा है, तो उसकी वैल्यू हमें 1.9 एम्पीयर आ रही है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो एडिशनल क्या है रेजिस्टेंस इस वायर का है या नॉन फैक्ट है हमारे लिए, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसको दूर नहीं कर पा रहे उसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उस सर्किट से। तो फिर इस तरह से ये जो फैक्ट है इनके कारण जो हमारा रीडिंग में क्या आएगी, जो हमारी एरर आएगी उसे हम रैंडम एरर कहेंगे, है ना। तो रैंडम एरर को आप ऐसे बोल सकते हो, एरर अराइजेस ड्यू टू द अननोन कॉजेस और अनवांटेड फैक्ट। अनवांटेड फैक्ट जैसे वहाँ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस है, वो हमको नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन हम उसको दूर नहीं कर सकते, ओके। तो इस तरह से, और ये अननोन कॉजेस की इसमें अलग अलग डायमीटर क्यों आ रही है, तो इसका रीजन हमको नहीं पता, इसका रीजन हो सकता है कि वो बना ही वैसा हो। तो अननोन रीजन इन अनवांटेड फैक्ट के कारण जो रीडिंग आती है जिसको हम
काउंट नहीं करते हैं, उसके जो कैलकुलेशन में उनको नहीं लेते हैं, ऐसे रीजन से जो एरर आती है उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई एक ही ऑब्जर्वर जो एक ऑब्जेक्ट मतलब एक बार बार मेजरमेंट ले रहा है और हर बार रीडिंग अलग अलग मिल रही है, तो इस तरह की जो एरर आएगी उसे हम रैंडम एरर कहेंगे, है ना। तो रैंडम एरर जो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे डायरेक्शन से मीनिंग हमारा यहाँ क्या है कि हमने उधर कहा सिस्टमेटिक में कि इनकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन से मतलब या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर रीडिंग है ना सही ज्यादा ले रहा होगा तो हमेशा वो रीडिंग ज्यादा ही लेगा, है ना, एक्चुअल वैल्यू से। या अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट कम ले रहा है तो हमेशा कम लेगा, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी, दोनों में से एक टाइम में कोई एक वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ देखो जो हम रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ कभी हमको वही इंस्ट्रूमेंट कभी ज्यादा रीडिंग दे रहा है, वही इंस्ट्रूमेंट कभी कम रीडिंग दे रहा है, या कभी इक्वल रीडिंग दे रहा है, सेम रीडिंग दे रहा है। तो इस तरह से इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। एक ही मेजरमेंट में कभी इनकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है ना, या कभी इसकी वैल्यू जो कम हो सकती है एक्चुअल वैल्यू से। तो इस तरह से इन्हें हम कहते हैं कि इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि या तो ये, ठीक है, एक मेजरमेंट में, ठीक है, 50% पॉजिटिव रहेगी 50% नेगेटिव रहेगी, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है तो यहाँ पर कि जितने बार ये ज्यादा हो रही है उतने बार ये कम भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने यहाँ रीडिंग ली तो हमारी एक्चुअल वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा जो एक्चुअल वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन 50% मतलब 50 टाइम्स 2.5 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, और 50 टाइम्स या 2.5 से कैसे आ रही है, कम आ रही है। तो ये भी इसमें केस पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर, ठीक है, हम इस तरह की एरर को कैसे अवॉइड कर पाते हैं, मतलब इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका हमारा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, तो इसके लिए जो हम इसको अवॉइड करने के लिए, जैसे सिस्टमेटिक में हम क्या करते थे, उसको अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में करेक्शन करते थे, इंस्ट्रूमेंट को सुधारते थे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फिजिकल कंडीशन को कंट्रोल किए रखते थे। जैसे कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, प्रेशर बढ़ रहा हो तो हम उसे प्रेशर को बढ़ने से रोकेंगे, है ना, मतलब हम उनको वहां कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ उस तरह से हम उनमें रीडिंग को सही ले आते थे, है ना, सिस्टमेटिक एरर में। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रीडिंग ले रहा है तो हम उतनी रीडिंग हर बार कम कर देते थे। लेकिन इस बार जो हम क्या करेंगे, इस बार तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना कभी ज्यादा भी मेजर कर रहा है कभी कम भी मेजर कर रहा है, तो इस केस में हम उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की टेक्निक मतलब हम मीन निकालकर उसका सही मीन निकालकर हम उसको करेक्ट करते हैं, है ना, मतलब एक्चुअल जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम, है ना, एक्चुअल रीडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो एक एग्जांपल समझे, है ना, जैसे हम रीडिंग को, मतलब इसके लिए जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेते हैं, मतलब अगर हमको एक्चुअल रीडिंग निकालना हो तो हम, या रैंडम एरर को अवॉइड करना हो तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, उसके लिए हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेते हैं और उनका मीन निकाल लेते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग लेकर मीन निकाल लेने से हमारी जो मेजर्ड या मीन वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो सकती है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझे कि मान लीजिए जो हम किसी कॉइन को, है ना, ऐसे क्या कर रहे हो, उछाल रहे हो, तो अगर हम कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो या 1 बार उछाल रहे हो तो एक बार हो सकता है तो हेड आ जाए, या हम 2 बार उछाल रहे हो तो हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दोनों बार हेड आए या दोनों बार टेल आए, जरूरी नहीं है कि एक बार हेड और एक बार टेल आएगा। लेकिन अगर हम उसको और बढ़ाते गए, मान लो हम उसको 100 टाइम्स कर रहे हैं, 100 टाइम हम उसको उछाल रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे 100 में से मान लो 40 टाइम्स क्या आ गया, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हेड आने की, हो सकता है 40 टाइम्स हेड आ गया हो, 60 टाइम्स टेल आ गया हो। अब हम और बढ़ाए थे 1000 टाइम्स ले लें तो 1000 टाइम्स में प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, हो सकता है कि 50 टाइम्स हमारा हेड आ जाए 50 टाइम्स टेल आ जाए। तो इस तरह से जब हम दोनों का एवरेज लेंगे तो फिर हमारी रीडिंग जो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मतलब हम एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, उसमें हो सकता है कि एक बार हमने रीडिंग मान लो कि 50 थी कोई एक्चुअल रीडिंग और हमारे इंस्ट्रूमेंट ने एक बार 51 मेजर किया, अगली बार 49 मेजर किया, तो इन दोनों का अगर हम एवरेज ले ले तो हमारी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, एक्चुअल के बाद मिल जाएगी। तो इस तरह से हम मीन निकालने वाली टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे हो समझो, तो यहाँ हम जैसे मान लीजिए जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है x, ओके, उसकी वैल्यू कितनी है, x है। अब हम यहाँ पर उसका, ठीक है, मेजरमेंट ले रहे हैं। अब मेजरमेंट में जो कुछ हो सकता है कि 20 टाइम उसने हमारी मेजरमेंट में कितनी वैल्यू आ गई हो, x, मतलब हमारी मेजरमेंट सही आ गई, और हमने 15 टाइम मेजर किया तो यहाँ पर मान लो x प्लस y, मतलब जो एक्चुअल रीडिंग थी उससे थोड़ी सी ज्यादा आ गई, है ना, y मतलब कोई एक दूसरी वैल्यू होगी,
और मान लो 15 टाइम्स मेजर किया तो x माइनस वाई आ गई। मतलब हम ऑब्जर्वेशन लेते जा रहे हैं, 50 टाइम्स हमने ऑब्जर्वेशन ली, तो उस 50 टाइम में मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर x थी। तो ओके, अब हम रीडिंग ले रहे हैं, है ना, तो रीडिंग लेने पे हमको देखा कि 20 टाइम x आया, फिर 15 टाइम x प्लस वाई, मतलब ज़्यादा रीडिंग आ गई, है ना, ज़्यादा वैल्यू मिल गई। फिर 15 टाइम हमने देखा कि एक्चुअल वैल्यू से कम आई। तो अगर हम यहाँ मीन निकालने वाली टेक्निक यूज करेंगे तो हमको हमारी जो रीडिंग आएगी इनको वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम इसका मीन निकालते हैं तो मीन वैल्यू निकालते हैं, है ना, मेजर्ड वैल्यू की मीन वैल्यू। तो यहाँ देखो तो 20 टाइम x आया है, तो 20x रीडिंग को ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो तो 15 टाइम्स x प्लस वाई आया है और 15 टाइम्स x माइनस वाई आया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एवरेज लोगे, जितने बार रीडिंग आए हैं उनको ऐड कर दोगे, तो ये 20 प्लस 50 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 और 20, 50 ऑब्जर्वेशन है हमारी, है ना। तो ये 50 ऑब्जर्वेशन में हमारे पास हमने उसका मीन निकाला। तो आप देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15x ये सब कैंसिल होकर 20x यहाँ पर बचेगा 15x और ये 15x, है ना, अपॉन में 50, तो कितना हो जाएगा कैंसिल होके 20x 50x और 15x 30, है ना, ये हो जाएगा तो 50x और अपॉन में 50। तो मीन वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर x, मीन वैल्यू कितनी मिल गई हमको, x मिल गई, जो कि हमारी किसके बराबर है, एक्चुअल वैल्यू की। तो इस तरह से जो हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर मीन वैल्यू निकाल कर रैंडम एरर को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो वही हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ठीक है, इसमें नोट भी डाल देंगे यहाँ पर, ये रैंडम एरर, ठीक है, हैज नो डायरेक्शन, ठीक है, नो डायरेक्शन से मतलब, ठीक है, इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट, इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई हम एक सिंगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट समटाइम्स, ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव एंड समटाइम, ठीक है, इट मे बी नेगेटिव, है ना। ये उसका मतलब हुआ जो डायरेक्शन होने का। फिक्स्ड डायरेक्शन होने का मतलब क्या होगा कि या तो एक एक्सपेरिमेंट में या तो पॉजिटिव वैल्यू चलते रहेगी या तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ दोनों पॉसिबल है। यानी सिंगल एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट में कई बार पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, कई बार नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर टू अवॉइड, है ना, टू अवॉइड दिस रैंडम एरर, ठीक है, टू अवॉइड दिस रैंडम एरर वी टेक द mean of all observations, ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी रीडिंग्स हैं उनका मीन ले लेते हैं, है ना, या हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका मीन ले लेंगे, है ना। तो एक एग्जांपल से हम बता देते हैं यहाँ पर, इफ द मेजर्स या इफ द ऑब्जर्व्स, ठीक है, इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है, आर, है ना, एन ऑब्जर्वेशन बोल देता हूँ, इफ एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए क्वांटिटी आर, x1 x2 x3 अप टू xn, है ना, देन मीन वैल्यू, ओके, मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, दैट इज एक्चुअल वैल्यू, है ना, उसी को हम उसकी क्या भी मान के चलेंगे तो ट्रू वैल्यू, ना, ये, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी उसी को हम एक्चुअल वैल्यू मान के चलेंगे, या वो किसके बराबर आ जाएगी, उसकी ट्रू वैल्यू के बराबर, है ना। तो यहाँ पर देखें एक्स मीन लिख देते हैं हम उसको, एक्स मीन किसके बराबर होगा, सभी ऑब्जर्वेशन का मीन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, मीन निकालने का हमें तरीका पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2, ठीक है, अप टू xn, है ना, अपॉन में नंबर ऑफ, तो नंबर कितने हैं n, ये रहेगा हमारे पास उसकी मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये रहेगा जो रैंडम एरर और रैंडम एरर को अवॉइड करने का तरीका, ओके, चलिए ना, इसे नोट